वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 16 जून और 16 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। दुनिया भर में सुरक्षित रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 14 जून को। जून 2026 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य के जंगलों में 25 प्राचीन शिलालेखों और 1500 ईसा पूर्व की शैल कला की खोज की गई है? तो इसका आंसर है नल्लामाला बाघ अभ्यारण्य। जून 2026 में घोषित गुजरात की नई औद्योगिक नीति के तहत नगर निगम सीमाओं से उद्योगों को शहरों के बाहर स्थानांतरित करने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया है? तो आंसर है प्रोजेक्ट थ्राइव को। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने उच्च और तकनीकी शिक्षा के कॉलेज प्रवेश फॉर्मों में एकल अभिभावक बच्चे के लिए एक अलग श्रेणी बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो आंसर है महाराष्ट्र। मई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेशी गायों की नस्लों को बढ़ावा देने और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए किस नए कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑपरेशन 4। जून 2026 में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग के तहत किस महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक रेल मार्ग पर यात्री रेल सेवा शुरू करने की योजनाओं की समीक्षा की गई है? तो आंसर है जनकपुर अयोध्या रेल कॉरिडोर। जून 2026 में किसे भारतीय सेना का अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी को। ठीक है। जून 2026 में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पहले महिला बैच की कितनी महिला कैडेट्स को भारतीय सेना में कमीशन मिला है? तो इसका आंसर है 9 महिलाओं को। जून 2026 में रूस में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्तिकला महोत्सव में किस भारतीय रेत कलाकार ने प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीता है? तो इसका आंसर है सुदर्शन पटनायक जी। हाल ही में आई सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में 44 करोड़ यानी 440 मिलियन से अधिक डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा देश बना? तो इसका आंसर है भारत। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व स्तर यानी दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है चौथे स्थान पर है। ठीक है। और यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि विश्व पवन ऊर्जा दिवस जो है हर साल 15 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है और विश्व पवन ऊर्जा दिवस हर साल 15 जून को स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से गति की ओर। ठीक है। थीम क्या है? पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से गति की ओर। ये जो है 2026 का थीम है। भारत इस साल 15 जून को गोवा में ग्लोबल विंड डे 2026 सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ठीक है। पिछले एक दशक में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 2.66 गुना बढ़कर मार्च 2026 तक 56.09 गीगावाट तक पहुंच गई है। राज्यों में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा क्षमता राजस्थान जो कि 284.2 गीगावाट के पास है। ठीक है। यानी राजस्थान का उत्पादन जो है राज्यों में सबसे नंबर 1 पर है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने रुपए तक के मुफ्त यानी कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है? तो इसका आंसर है 5 लाख रुपए तक। ठीक है। और यहाँ पर उनके आश्रितों का मतलब है कि इनके फैमिली।
ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षकों के लिए एक समर्पित पंजीकरण पोर्टल जो कि cmtcs.upsdc.gov.in है, शुरू किया है। इस योजना के तहत पात्र शिक्षकों और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी और चुनिंदा निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्षेत्र के लगभग 16 लाख से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। ठीक है। इसका लाभ लेने और मेडिकल कार्ड डाउनलोड करने के लिए पोर्टल पर जाकर डिजिटल वेरिफिकेशन यानी ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है। यह योजना आयुष्मान भारत के मानदंडों पर काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के छात्रों यानी पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक के लिए एक प्रमुख नाश्ता और दूध योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर 15 जून 2026 को इस योजना को लॉन्च किया है। ठीक है। इस योजना के लिए हर साल 720 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिससे राज्य के लगभग 29 लाख छात्रों को पोषण युक्त भोजन मिलेगा। ठीक है। छात्रों को हफ्ते में 3 दिन यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दूध और बाकी 3 दिन रागी का दलिया दिया जाएगा। नाश्ते में इडली, पूरी, उपमा और बोड़ा जैसे व्यंजन शामिल हैं। ठीक है। इसका आधिकारिक उद्घाटन परिवहन और आदिवासी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा हैदराबाद के राजभवन सरकारी हाई स्कूल में किया गया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 मैनुअल के अनुसार भारतीय सेना की जर्सी आधारित पारंपरिक शीतकालीन वर्दी, जिसे हम ड्रेस 3A के नाम से जानते हैं, उसकी जगह अब कौन सी नई ड्रेस लगेगी? तो इसका आंसर है बैटल जैकेट। ठीक है। अब जो है बैटल जैकेट उसकी जगह पर लगेगी। भारतीय सेना ने 8 साल बाद अपने ड्रेस कोड नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 174 पन्नों का आर्मी यूनिफॉर्म्स 2026 पैम्पलेट जारी किया है। इसके तहत सेना की पुरानी जर्सी वाली सर्दियों की वर्दी को हटाकर नई बैटल जैकेट को शामिल किया गया है, जिसे जून 2029 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। औपचारिक नागरिक पोशाक के रूप में अब स्वदेशी बांदी जैकेट को मंजूरी दी गई है, जिसे पूरी बाजू की शर्ट और ट्राउजर के साथ पहना जा सकेगा। परेड में निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के लिए अब औपचारिक तलवार ले जाना स्वैच्छिक कर दिया गया है। हालांकि गणतंत्र दिवस जैसे मुख्य समारोह में परेड और टुकड़ी कमांडरों के लिए यह अनिवार्य रहेगी। महिला अधिकारियों को औपचारिक अवसरों पर सादे रंग की साड़ी या कुर्ता सलवार और टखने तक की सीधी पैंट पहनने का विकल्प दिया गया है। बिना आस्तीन के कुर्ते और प्लाजो पहनने पर रोक है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस राज्य की मंडी प्रधान डाकघर से ड्रोन आधारित डाक सेवा की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ड्रोन आधारित डाक सेवा की शुरुआत की गई है। डाक विभाग ने पहाड़ी इलाकों में चिट्ठियों और पार्सल को तेजी से पहुंचाने के लिए 12 जून 2026 को हिमाचल प्रदेश में पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की। यह ड्रोन सेवा मंडी मुख्य डाकघर और रेहरधर शाखा डाकघर के बीच शुरू हुई है। इनके बीच की 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में पहले 2 घंटे लगते थे, जो अब ड्रोन से घटकर मात्र 7 मिनट रह गई है। ठीक है। इस सफल शुरुआत के बाद डाक विभाग आने वाले 2 से 3 महीनों में हिमाचल प्रदेश और असम के दुर्गम इलाकों में लगभग 150 नए रूटों यानी मार्गों पर ड्रोन सेवा शुरू करने की योजना बना रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में सुरंग बूम यानी तेज गड़गड़ाहट की आवाज और हवा के दबाव को
कम करने के लिए किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? इसका आंसर है टनल हुड तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से सुरंग में घुसती है तो हवा के भारी दबाव से तेज धमाके जैसी आवाज जो कि सुरंग बूम होती है। टनल हुड तकनीक इस आवाज के दबाव और शोर को सोख लेती है, जिससे यात्रियों और आसपास के लोगों को परेशानी नहीं होती। ठीक है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को जापान की मशहूर शिकानसेन तकनीक की मदद से तैयार किया जा रहा है। जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों में इस टनल हुड तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इस पूरे बुलेट ट्रेन मार्ग में कुल 8 पहाड़ी सुरंगें बनाई जा रही हैं, जिसमें से 7 महाराष्ट्र में और 1 गुजरात में स्थित है। इन सभी सुरंगों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों सिरों पर टनल हुड लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत की अध्यक्षता में 16वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। यहां पर एक विशेष सूचना है कि कृषि में एआई और स्मार्ट तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इस नेटवर्क का शुरुआती समन्वय आईआईटी दिल्ली द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और जो है इस आयोजन की याद और पर्यावरण सुरक्षा के रूप में प्रतिनिधियों ने मिलकर वृक्ष वाटिका का निर्माण किया और पौधे लगाए। ठीक है, तो इसकी याद में किस वाटिका का निर्माण किया गया है? तो वृक्ष वाटिका का निर्माण किया गया है। ठीक है, यह उच्च स्तरीय बैठक भारत की अध्यक्षता में 12 और 13 जून 2026 को इंदौर में संपन्न हुई, जिसमें ब्रिक्स और सहयोगी देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सदस्य देशों के बीच खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि, नवाचार और छोटे किसानों के कल्याण को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कृषि पारिस्थितिकी उत्कृष्टता केंद्रों का ब्रिक्स नेटवर्क, नया डिजिटल कृषि नेटवर्क और किसानों के अधिकारों के लिए एक वैश्विक मंच शुरू करने जैसे बड़े फैसले लिए गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्कूली छात्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ATL ब्रिज पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है फ्रांस। ठीक है, भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 के तहत दोनों देशों ने मिलकर इंडिया फ्रांस ATL ब्रिज लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के नीस शहर में किया है। इस समझौते के तहत भारत के सफल अटल टिकरिंग लैब्स मॉडल की तर्ज पर फ्रांस में पहली स्कूल इनोवेशन लैब स्थापित की जाएगी। इसका मकसद दोनों देशों के स्कूली छात्रों को आपस में जोड़ना, तकनीकी शिक्षा जैसे रोबोटिक्स, AI, कोडिंग को बढ़ावा देना और संयुक्त प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर देना है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग के तहत इस मिशन की शुरुआत वर्ष जो है 2016 में की गई थी, जिसके तहत देश भर के स्कूलों में 10,000 से अधिक टिकरिंग लैब काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में इस समय अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक कौन हैं? तो दीपक बागला जी जो हैं यहाँ इसके निदेशक हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत और फ्रांस ने मिलकर प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस दीर्घकालिक रूपरेखा को अपनाया है? तो इसका आंसर है भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप 2030। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए 13 प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये हैं 13 प्रमुख मुद्दे। ठीक है, तो इनको आप लोग देख लेंगे। और इन समझौतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक संयुक्त भारत फ्रांस AI कार्य समूह का गठन और डिजिटल विज्ञान केंद्र की स्थापना शामिल है।
भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई का फ्रांस में और अधिक विस्तार किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन आसान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य पदार्थों की लेबलिंग, ब्रांड नाम और विज्ञापनों को विनियमित करने वाली संस्था FSSAI की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के तहत की गई थी? इसका आंसर है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत। ठीक है, भारत में केवल उन्हीं जैविक खाद्य पदार्थों पर जैविक भारत का लोगो लगाया जा सकता है जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम या सहभागी गारंटी प्रणाली द्वारा प्रमाणित हों। ठीक है, जून 2026 में FSSAI ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर स्वस्थ, शून्य मैदा, वास्तविक विटामिन और जैविक जैसे भ्रामक दावों का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। कंपनियों द्वारा बिना उचित प्रमाणन के इन शब्दों का उपयोग करके ग्राहकों को गुमराह किया जा रहा था, जैसे गेहूं का आटा या ग्लूटेन वाले उत्पादों पर भी शून्य मैदा लिख दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे मामले सामने आए हैं जिससे ये मुद्दा उभर कर सामने आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजी दुकान किस संगठन की पहल है? तो डिजी दुकान जो है डिजिटल वाणिज्य के लिए खुला नेटवर्क का एक पहल है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अपने नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के सहयोग से हाल ही में उपभोक्ता पैकेज्ड गुड्स गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें डिजी दुकान पर चर्चा की गई। ठीक है, डिजी दुकान ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की एक पहल है जिसका उद्देश्य किराना स्टोरों को बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B खरीद के लिए डिजिटल बनाना है। इस पहल का उद्देश्य खुदरा विक्रेता, वितरकों और ब्रांडों को डिजिटल रूप से जोड़कर खुदरा आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता में सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घरेलू विमानन बाजार में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन, किन्नरसानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है तेलंगाना राज्य में ये जो है स्थित है। तेलंगाना का वन विभाग किन्नरसानी वन्यजीव अभ्यारण्य में सफारी टूर शुरू करने जा रहा है। यह अभ्यारण्य तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में गोदावरी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसका नाम किन्नरसानी नदी के नाम पर रखा गया है, जो गोदावरी में मिलने से पहले अभ्यारण्य से होकर बहने वाली एक 12मासी नदी है। ठीक है, यह दंडकारण्य वन का हिस्सा है और किन्नरसानी बांध के पास स्थित है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।